नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 3 कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी जो लेखिका है वो है मधु कांकरिया। तो चलिए, पाठ करने से पहले मैं आप लोगों को जो लेखिका मधु कांकरिया है इनके जीवन के संबंध में कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। देखिए, अगर हम बात करें कि जो हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका है मधु कांकरिया जी, इनका जो जन्म है वो वर्ष 1957 में कोलकाता शहर में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया था। तो इन्होंने विशेषकर गद्य साहित्य संबंधी रचनाएं लिखी हैं। गद्य और पद्य का अंतर हम लोग आपको बता भी चुके हैं बेटा। और जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं वो है पत्ताखौर, जो इनका उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, युद्ध और बुद्ध कहानी संग्रह, बादलों में बारूद। ये इनका जो है यात्रा वृत्तांत है। और इनकी जो रचनाओं की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये ज़्यादातर विचारात्मक और संवेदना की दृष्टि से बिल्कुल नवीन है। और इनकी रचनाओं के विषय में सामाजिक जो रचनाएं हैं बेटा वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित भी हैं, जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लालची इलाकों की पीड़ा आदि, जिसमें इन्होंने सामाजिक संवेदनाओं को, सामाजिक समस्याओं को जो है खुलकर उजागर किया है। तो जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है जो आज हम करने वाले हैं, ये भी लेखिका का एक यात्रा वृत्तांत है। और इन यात्रा के दौरान जो है भागम भाग और जीवन से ऊब से बचने के लिए दूर स्थानों की लेखिका ने यात्रा की। और इन्हीं यात्राओं के दौरान जो है लेखिका को देश के विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों और स्थानों को पहचानने और मिलने का अवसर मिला। इन अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में स्थान दिया। तो ये जो पाठ है ये भी यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जिसे हम गैंगटॉक भी कहते हैं, और उसके आगे की हिमालय यात्रा का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेटा, जो पहले पैराग्राफ से ही लेखिका ने बताया कि सुबह को गंगटोक, जो गैंगटॉक शहर है, सुबह, शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो रहस्यमयी सितारों भरी रात है लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत होती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली, जिसका हिंदी में अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो देखो बेटा, ये जो पाठ का नाम है ये भी लेखिका ने उस प्रार्थना के आधार पर ही रखा है, साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद उन्होंने बताया यहाँ पर कि सुबह लेखिका को जो है यूमथोंग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो बालकनी की ओर भागती हैं, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ़ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, साफ दिखाई देती है। और उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान जो है हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे जो है फूल दिखाई दिए। इसके बाद गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर जो बताया है कि युमथांग था, और लेखिका के साथ जो है चल रहे थे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे। उन्होंने बताया बेटा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उभर कर आता है, जैसे कि जितेन नार्गे के संबंध में भी बताया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कि गाइड में जो है कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। तो जो ड्राइवर कम गाइड थे जितेन नार्गे, उन्हें बताता है कि यहाँ के सारे रास्तों में जो है हिमालय की बहुत ज़्यादा गहनतम, जो ज़्यादा गहरी हैं घाटियाँ और फूलों से लदी हुई वादियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और आगे बढ़ने पर उन्हें जो है एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखाई देती हैं। तो बेटा, नार्गे उन्हें बताता है कि यहाँ जो है बुद्ध की बहुत मान्यता है, कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता, और ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं।
ठीक है बेटा, तो ये भी इस पैराग्राफ से भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पताकाओं के संबंध में कि रंगीन और सफ़ेद पताकाओं में क्या अंतर है। तो दोनों तरह का यहाँ पर आप लोगों को वर्णन दिखाई देगा। फिर बेटा बताया कि कई बार कोई नया कार्य जो है आरंभ करने पर भी पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन ये जो पताकाएं हैं सफ़ेद न होकर रंगीन भी होती हैं। और लेखिका को यहाँ जो है जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ तक कि जिस जीप में वो बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था। तो बेटा वहाँ पर बताया कि वहाँ के लोग जो है दलाई लामा को काफ़ी मानते थे, जो कि उनके गुरु थे। फिर आगे वो कहती हैं कि लॉन्ग स्टॉक के बारे में जो बताया कि थोड़ा आगे चलने पर कवि लॉन्ग स्टॉक स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन बताता है कि भाई यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और इसी स्थान पर गाइड फिल्म बेटा मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि मशहूर जो अदाकार थे हमारे देवानंद साहब, उन पर ये फिल्म फिल्माई गई थी, गाइड फिल्म। तो और इसी स्थान पर तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और उसकी याद में ही जो है यहाँ एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। फिर बेटा लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि इसे धर्म चक्र कहा जाता है और इसे लोग जो है प्रेयर व्हील के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस विषय में मान्यता है कि इसे घुमाने से जो है लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अंदर अवधारणाएं भी वहाँ के लोगों में देखने को मिली थी। इसके बाद बेटा ये रफ्ता रफ्ता शब्द है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, कि कुछ और आगे चलने पर जो है बाज़ार बस्तियाँ और लोग जो है पीछे छूटने लगे थे। फिर वो बताती हैं कि कहीं कहीं पर स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टन, जो गत्ते के बक्से होते हैं जिन्हें हम अंग्रेज़ी में कार्टन कहते हैं, ढोते हुए बोने से बहादुर नेपाली लोग मिल रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर जो है मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते जो है वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय जो है बेटा वो बहुत बड़ा होने लगा था और कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए जलप्रपात दिखाई देते थे, कि जो झरने थे वो बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे थे दूर से कि मानो कोई दूध का जो है वो जलप्रपात या दूध का झरना ही मानो वहाँ पर बह रहा हो। ठीक है जी। और कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, ये जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। तो बेटा यहाँ पर जो है तिस्ता नदी के बारे में बताया है लेखिका ने कि वो साथ साथ चल रही थी, जो इन्होंने बताया ना कि सिलीगुड़ी से ही। फिर बेटा इसके बाद लेखिका कहती हैं कि उसके बाद जीप जो है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जहाँ एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था और सैलानियों ने जो है कैमरों से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। तो लेखिका यहाँ के जो है प्राकृतिक सौंदर्य में बताया कि इतना खो गई थी कि उनका दिल वहाँ से जाने को ही नहीं कर रहा था। फिर बेटा लेखिका ने वहाँ के प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बताया है आगे, कि जब वो आगे चलती है तो उसे हिमालय की रंग बिरंगी चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती हैं और जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। फिर धीरे धीरे धुंध की चादर के छंट जाने पर उन्हें जो है दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं, कि जो अब अपने श्रेष्ठ रूप के कारण, बहुत बड़े रूप के कारण जो है उनके सामने थे। तो बेटा इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसे लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, कि जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग रहने की बात जो है लोगों को कह रहा था। ठीक है। और लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से बेटा इतना ज़्यादा प्रभावित होती है कि वो जीप के कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगती है। और उनकी ये जो मुग्धता थी ये पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ से टूटती है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बेटा वहाँ पर जो लेखिका को ये सारा कुछ नज़र आया वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई और उसे लगा कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है। और वैसे भी बेटा अगर हम बात करें तो प्रकृति के नज़दीक जाकर तो जो है सभी को बहुत ही अच्छा लगता है।
फिर उसके बाद बेटा लेखिका को यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि इतने सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। कि वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का वो दर्शन करने के लिए जा रही है, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेखिका को जो था ना कि वहाँ पर नज़र आया था पत्थर तोड़ने की जो है आवाज़ें आई थी। फिर वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं इतना ज़्यादा काम करती हैं और ये काम इतना ख़तरनाक है कि अगर ज़रा भी ध्यान टूटा तो उसके बाद क्या होता है। अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान हट जाए, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो समझो कि मौत तो निश्चित है। फिर लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार के द्वारा जो है बोर्ड लगा हुआ था, उन्होंने पढ़ा था जिसमें लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दिस रूट्स। तो इसका हिंदी मतलब क्या है बेटा कि आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। बेटा ये वाली पंक्तियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती है। बेटा इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब है कि इन सड़कों को बनाने में, आपके लिए सुख सुविधाओं को बनाने में इनको कितना कम मेहनताना मिलता है, और लेकिन इसके बावजूद भी ये आपको इतनी सुविधाएं दे देती हैं कि जो इनको मिलता है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अर्थात जितना इनको मिलता है उससे कहीं ज़्यादा तो ये समाज को वापस लौटा देती हैं। ठीक है जी। फिर बेटा जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर स्कूल से लौट रहे थे। और जितेन जो गाइड था उसने बताया कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पहाड़ी के अलावा ये बच्चे शाम को अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं। ठीक है। और जंगल से जो है लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है वर्णन मिला। फिर युमथांग पहुँचने के लिए बेटा लायुंग में जिस मकान में लेखिका और उनके सहयात्री जो उसके साथ यात्रा करने वाले ठहरे थे, वह तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था जहाँ पर भी वो ठहरे हुए थे उधर। और वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने जो है मनुष्य को सुख शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ तो दिया हुआ है। ठीक है जी। और वहाँ का वातावरण कि भाई ये सारी चीज़ें, किंतु हमारी पीढ़ी ने जो है प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य होता है, क्षमा न करने योग्य जो है अपराध किया है। तो बेटा इसके माध्यम से जो है लेखिका क्या कहना चाहती है, लेखिका ये कहना चाहती है कि प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हम इतना कुछ मिलने के बावजूद भी जो है प्रकृति के साथ न्याय नहीं कर रहे, और आज जिस प्रकार से हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वास्तव में वो जो है माफ़ न करने वाला अपराध है, ऐसा अक्षम्य अपराध है। ठीक है जी। फिर बेटा लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय थी। लेखिका ने बताया कि वहाँ के जो अधिकतर लोगों की जीविका का साधन था वो पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। तो लेखिका जो है सुबह अकेली ही पहाड़ों की बर्फ़ देखने निकल जाती है, परंतु वहाँ ज़रा भी बर्फ़ नहीं थी। तो लायुंग में एक सिक्किम नवयुवक उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते जो है स्नोफॉल, बर्फ़बारी लगातार कम होती जा रही है। तो देखिए एक बार फिर यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई किस प्रकार से जो है मनुष्य जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ, वो किस प्रकार जो प्रदूषण है वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को भी प्रभावित करता जा रहा है। फिर उसके बाद बेटा बर्फ़बारी देखने के लिए लेखिका अपने जो उसके साथी यात्री थे उनके साथ लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान पर जाती है। और एक और बात बताऊंगी बेटा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि कटाओ जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो बेटा इसे भारत का जो है स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो कटाओ पर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा दुर्गम था, जहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, और सभी सैलानियों की जो है सांसें रुकी जा रही थी।
और रास्ते जो है धूप और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियाँ लिखी हुई थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यानी कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस तरीके की जो है वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई थी, ताकि जो यात्री थे वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। फिर बेटा कटाव की सुंदरता का यहाँ पर लेखिका ने वर्णन किया है कि भाई कटाव पहुँचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे, और जो पहाड़ है वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो, या साबुन के जो झाग हैं वो चारों ओर फैला दिए हों। तो सभी यहाँ पर जो है बर्फ़ पर कूदने लगे, और लेखिका को लगा कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने जो है वेदों की रचना की होगी और जीवन की गहन सत्य को खोजा होगा। क्योंकि बेटा वहाँ पर जो है इतना बढ़िया वो था कि शांत और सारी चीज़ें, तो उनको लगा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जाहिर सी बात है यहीं पर रहकर उन्होंने सत्यों को खोजा होगा। फिर बेटा एक लेखिका की मित्र थी मणि, कि वो एकाक दार्शनिकों की तरह कहने लगी कि भाई ये देखो, ये शब्द यहाँ पर आए भी हैं कि ये जो हिम शिखर हैं, जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतज़ाम करती है। सर्दियों में जो है बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अब देखिए बेटा, प्रकृति के अगर जल संचय की व्यवस्था का यहाँ पर हम वर्णन करें कि सर्दियों में तो जो यही पानी है ये बर्फ़ बनकर जम जाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो जब ये पानी पिघलता है तो लोगों तक जो है पानी पीने की जो है पानी पीने के लिए उपलब्ध होता है और उनकी प्यास को बुझाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बेटा देखो, प्रकृति का जो अद्भुत सृष्टि के निर्माण की परिकल्पना की हम यहाँ पर बात करें तो वास्तव में ये बहुत अद्भुत है कि भगवान ने देखिए हर चीज़ को कितने सलीके से बनाया है, कितना बढ़िया उसकी व्यवस्था की है। लेकिन अगर इस व्यवस्था के साथ अगर खिलवाड़ करने का प्रयास कोई करता है तो वो केवल और केवल मनुष्य है। और यही कारण है बच्चे कि जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमें इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। फिर यहाँ पर आगे देखिए, मणि ने ये बहुत ही बढ़िया बात कही है कि जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर। कि देखो हमारे ऊपर जो है पता नहीं कितना इन्होंने हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया हुआ है, और जिसको जो है हम कभी भी उतार नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो है मनुष्य इन सारी चीज़ों को नहीं समझता। अब ऋण किस प्रकार हम प्रकृति के कर्जदार हैं, क्योंकि बेटा पूरा जीवन अगर हमें कोई भी चीज़ मिलती है, चाहे वो खाने की वस्तु है, चाहे वो पानी है, चाहे वो अन्य सुख सुविधाएं हैं, तो केवल और केवल वो प्रकृति की देन है। आगे है जो बताया सैनिकों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका ने बताया कि जो उनको रास्ते में इक्की दुक्की जो है फौजी छावनियाँ दिखाई दी थी, तो वहाँ से थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। तो बेटा जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड, उस समय जो तापमान था वो 15 डिग्री सेल्सियस था, जो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि भाई इतनी बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो बेटा उसने उत्तर दिया कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। और थोड़ी दूर एक फ़ौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि हम जो है आपके बेहतरीन कल के लिए अपना आज दे रहे हैं। ठीक है। तो लेखिका को बेटा भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। वो सोचने लगती है कि पौष और माघ के महीनों में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ, फौजियों से संबंधित प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जो फौजी हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बेटा गर्मी सर्दी कैसे भी हो, वो हमेशा जो है हमारे प्रहरी बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो ये सैनिक जो हैं बेटा दिन रात लगे रहते हैं। फिर बेटा युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियोता और रूटो टेंडरों के फूल खिले हुए थे। तो जितेन ने उन्हें बताया कि अगले 15 दिन में पूरी घाटी फूलों से भर उठेगी, कि भाई पूरे किलो ऐसे लगता है कि जैसे मानो चारों तरफ जो है फूलों की कोई सेज सजी हो। फिर बेटा लेखिका ने यहाँ पर आगे वर्णन किया कि सिक्किम के जो लोग हैं वो भारत के लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
कि भाई भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। सॉरी, पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में बना था। तो कि पहले तो सिक्किम जो था एक स्वतंत्र रजवाड़ा था और इतना टूरिस्ट उद्योग भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको भारत में मिलाया गया तो वो वहाँ की आबो हवा में मिल गया और कभी लगता भी नहीं। वो कहते हैं कि आज अगर हम बात करें ना तो उन्हें देखकर लगता भी नहीं है कि वो कभी भारत का हिस्सा नहीं था या उसे बाद में मिलाया गया था। तो वो पूछती है कि भाई क्या तुम सिक्किमी हो? जब वो एक युवती से पूछती है तो युवती उत्तर देती है, नहीं मैं इंडियन हूँ। तो बेटा लेखिका को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं भारतीय बनकर अब। तो फिर उन्होंने अंत में जो है यहाँ पर सिक्किम से जुड़ी कुछ एक लोक मान्यताओं का वर्णन किया है, खेदुम का महत्व बताया है कि जब लेखिका और उसके साथी तो थे जीप में बैठ रहे थे, तब एक पहाड़ी कुत्ते ने जो है रास्ता काट दिया और लेखिका की स्थाई मणि की जो साथी थी मणि कहती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो बेटा वापस लौटते हुए जितेन उन्हें बताता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की जो थाली है सिर्फ थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो ये मान्यताओं के बारे में बताया उन्होंने कि जो सिक्किम की लोक मान्यताएं लोगों के बीच में प्रचलित थी। फिर बेटा उन्होंने खेदुम का महत्व बताया कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान है जहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। तो सिक्किम के लोगों का क्या विश्वास था कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और लेखिका के पूछने पर कि भाई क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वो उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी और झरने इन सब की पूजा करते हैं। तो बेटा जितेन युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई सालों बाद भारतीय सेना के जो कप्तान शेखर दत्ता थे उनके दिमाग में ये विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। और आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो बेटा लेखिका सोचती है कि नए नए रास्तों की खोज तो जो है वो अभी भी जारी है और शायद मनुष्य भी कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम जो है वो सौंदर्य है। तो यही सुंदरता है ये जो मनुष्य के द्वारा खोज की जाती है। तो बेटा इस पूरे के पूरे पाठ में हमने पढ़ा सिक्किम के बारे में, कटाऊ के बारे में, युमथांग के बारे में, लायुंग के बारे में कि किस प्रकार वहाँ बर्फ़ जमी थी, फ़ौजियों के बारे में हमने जाना और सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताओं के बारे में। और इसके बाद जो है हम लोग अपने इसी पाठ के जो है प्रश्न उत्तर अपने अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।